Hello students, welcome back in Pankaj Sir Online Academy YouTube चैनल माँ का आशीर्वाद। आज आपके बीच में जो आपकी सेकेंड लैंग्वेज है, खास करके बोर्ड वाले बच्चों के लिए 10th का एग्जाम आपको देना है या 12th का एग्जाम देना है, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए आज का वीडियो है कि आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में, जो कि हमने पेपर पैटर्न में भी आप लोगों को बताया कि ट्रांसलेशन एक ऐसा पोर्शन है कि जो आपके इंग्लिश का जो सब्जेक्ट का पेपर आता है उसमें लगभग फिक्स है कि इतने मार्क्स के आपको पेपर में मिलेंगे क्वेश्चन। प्लस दूसरी चीज यह है कि ट्रांसलेशन एक ऐसा पोर्शन है कि अगर आप ट्रांसलेशन में मजबूती ले आए तो आपका इंग्लिश का जो पेपर है वो समझ लीजिए 70 से 80% ऑटोमेटिक कवर हो जाता है। क्यों? क्योंकि लिटरेचर पोर्शन आप कहानियों को दिमाग में रखते हैं, हिंदी में अपने विचार में रखते हैं, तो क्वेश्चन आंसर अपने आप ट्रांसलेशन की हेल्प से आप कर सकते हो। प्लस दूसरी चीज ग्रामर पोर्शन है जो सेकंड पार्ट में रहता है, मैथमेटिकल पोर्शन, वहां से भी आप नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए ट्रांसलेशन को आज सीखते हैं और ट्रांसलेशन को बहुत कम समय में कवर करने का प्रयास किया जाएगा। और जाहिर सी बात है, आता हो तब भी और नहीं आता हो तब भी अगर आप ध्यान से लगभग 5 से 10 मिनट वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे वीडियो पे और उससे सीखने का अगर आप प्रयास करेंगे तो ये पूरी उम्मीद है कि आपका अगर कुछ भी नहीं आता होगा तो भी आप कुछ न कुछ सीख जाएंगे और अगर प्रयास करेंगे तो ट्रांसलेशन अपने आप होने लगेगा। और अगर ट्रांसलेशन आप करने लगे तो ऑटोमेटिक आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर है बहुत बेहतर होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि आपका जो ट्रांसलेशन पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ वो आपका ऐसा मार्क्स आता है जिसमें एक पैसेज 5 से 6 लाइनों का हिंदी में पैसेज लिखा रहेगा और आपको करना क्या है, ट्रांसलेशन करना है। मतलब हिंदी में लिखी हुई बात को इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करके लिखना रहेगा, चाहे वो 10th का बच्चा होगा चाहे वो 12th का बच्चा होगा। आपको पेपर में ये क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन 100% आपके पेपर में आएगा, इसलिए आप बहुत ध्यान से अभी भी जो 1 से 1.5 महीने का ये समय बचा हुआ है, अगर आप ज्यादा नहीं ट्रांसलेशन पे थोड़ा बहुत भी ध्यान दे देंगे तो ऑटोमेटिक इंग्लिश आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। और जो ये सब नंबर गेन करने वाले सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन है, लिमिटेड चीजें हैं कि कहां से कैसे कैसे चीजें पूछी जाएंगी और कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस पोर्शन से आ रहे हैं। पेपर पैटर्न में इन सब चीजों पे चर्चा हुई है, तो आप अगर नहीं देखे होंगे तो पेपर पैटर्न अपना देख ले और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई अपनी शुरू कर दीजिए। मॉडल पेपर को देखिए, पीवाईक्यूज जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं उससे भी टैली करके तैयारी करिए कि हाँ ये क्वेश्चन हमारा प्रिपेयर हो गया, ये मार्क्स हम गेन कर रहे हैं और ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा। ठीक है, तो चलिए ट्रांसलेशन में देखिए, आपको पता है आप बचपन से क्लास 6 से ही अगर इंग्लिश में ग्रामर में एक टेस्ट बना होगा तो तुरंत एक नई चीज आपको मिलती है क्लास 6 से कि चलिए ट्रांसलेशन किया जाए। और ट्रांसलेशन करते समय आपको पता है कि आप ट्रांसलेशन नई चीज रहती है, आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना, वर्ड मीनिंग आपको याद करना, प्लस दूसरी चीज तरह तरह की चीजें जैसे पहचान याद करना, हेल्पिंग वर्ब याद करना, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फॉर्म याद करना, ये सब चीजें होती है। कहने का मतलब है कि अगर टेंस को देखा जाए तो टेंस अपने आप में वास्तव में अगर कहा जाए कि आपके लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का टेंस जो है वो फ्यूल है। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, कि जैसे बिना ईंधन के कोई गाड़ी नहीं चल सकती है, वैसे ही अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी करना है, आप ग्रामर पोर्शन ले लीजिए, अगर आप प्रैक्टिस से पैसिव करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, तो इन सब चीजों में टेंस का अपना एक रोल है। अगर आपने टेंस बखूबी बहुत बेहतर ढंग से टेंस समझ लिया तो आसान हो जाती है चीजें, और अगर टेंस नहीं समझ में आता है तो आपको इंग्लिश में बहुत ज्यादा समस्याएं होती है। अगर टेंस वास्तव में कहने में तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसको टेक्निकल वे में पढ़ेंगे, टेक्निकल वे का मतलब यह है उस किसी चीज को अगर बड़ा मान लिया जाता है तो ऑटोमेटिक वो साइकोलॉजिकल आपके ऊपर वो हावी हो जाता है और आपको लगता है कि वास्तव में हाँ ये बहुत कठिन चीज है। इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है कि हाँ अगर हम इतनी
मोटी बुक साइंस की, कितनी मोटी बुक मैथ्स की फार्मूलेस को याद कर सकते हैं, तो इंग्लिश के लिए हम टेंस को क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ेंगे तो टेंस ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट अगर आप ध्यान से देखेंगे, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, आप समझना भाई ना समझना चाहो तो अलग बात है, अगर समझना चाहेंगी तो 15 से 20 मिनट में चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आपको पता होगा कि टेंस जो होते हैं वो उनको तीन भागों में बांटा गया है। एक समय वो होता है जो समय चल रहा हो, समय चलने का मतलब यह है कि जो समय इस समय जारी हो उस समय की बात करेंगे, या फिर बीते हुए समय की बात करेंगे, या फिर आने वाले समय की बात करेंगे। उसके अकॉर्डिंग कहने का मतलब यह है कि टेंस जो हमारा है वो तीन भागों में बांटा गया है, बीता हुआ समय, चल रहा जो समय और आने वाला समय। जो चल रहा हुआ समय होता है उसे कहा जाता है प्रेजेंट, मतलब वर्तमान काल, और जो समय बीत चुका है उसे कहते हैं पास्ट टेंस, मतलब भूतकाल, और जो आने वाला समय है उसे कहा जाता है फ्यूचर टेंस, मतलब भविष्य काल। तो अब देखिए, अगर मैं बात करूंगा प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस सभी जो टेंस होते हैं उस टेंस को फिर सेंटेंस में डिवाइड कर दिया जाता है। अब वो चाहे आप प्रेजेंट की बात करेंगे, चाहे आप पास्ट की बात करेंगे, या आप फ्यूचर की बात करेंगे, तो सभी के जो पार्ट्स हैं वो इक्वल पार्ट्स हैं, मतलब 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से सेंटेंस में? इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर मैं हिंदी में बात करूंगा तो इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित काल। इंडेफिनिट मींस अनिश्चित काल, मतलब जो समय निश्चित ना हो। कंटीन्यूअस मतलब सतत काल, जो कार्य जारी हो, मतलब जारी होने वाला समय जो होता है कंटीन्यूअस वो होता है। परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण काल, परफेक्ट मींस पूर्ण काल, और परफेक्ट कंटीन्यूअस सतत पूर्ण काल, मतलब जो कार्य के जारी होने का समय दिया रहता है। तो इस तरीके से अगर आप फिर सोचेंगे कि हाँ जो समय चल रहा हो, जैसे हमने चर्चा किया कि प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, तो जो वर्तमान काल है उसको भी 4 भागों में बांट दिया गया है। वो 4 भाग कौन है? इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। मतलब जो समय इस समय जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये पढ़ाना भी 4 तरीके से व्यक्त हो सकता है और वो माना जाएगा प्रेजेंट ही। जैसे मैं इस समय आपको पढ़ाता हूं तो पढ़ाता हूं तो अनिश्चित है, पढ़ाता हूं तो हो सकता है पढ़ा चुका हूं, कभी जस्ट पढ़ा के बंद कर दिया हूं, तो उस तरीके से तब भी वर्तमान ही माना जाएगा, अनिश्चित है। और दूसरी चीज कंटीन्यूअस मतलब सतत, मैं पढ़ा रहा हूं तो मतलब कार्य जो है वो कार्य जारी है, मतलब चल रहा है, और मैं पढ़ा चुका हूं, अभी पढ़ा चुका हूं, मतलब बात वर्तमान की ही है, लेकिन वो समय जो है वो पूर्ण हो चुका है, और मैं 3 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो कार्य जारी है, मतलब समय चल भी रहा है और उस कार्य के जारी होने का समय दिया रहता है। इसी तरीके से बीते हुए काल को भी 4 भागों में बांटा गया है, और जो आने वाला समय होगा फ्यूचर, उसको भी 4 भागों में बांटा गया है। तो बहुत ज्यादा ना जानते, क्योंकि हमारा जो फोकस है इस समय, आपको ये सीखना है कि हम आए हुए हिंदी का जो ट्रांसलेशन रहेगा उसको हिंदी को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे कि ये समझेंगे कि वो किस टेंस का है, टेंस का मतलब वो किस पार्ट में आता है। इसके लिए देखिए हमने एक ये डायग्राम बना दिया है, एक फ्रेमिंग है, इसमें सभी टेंस की पहचान और उसकी हेल्पिंग वर्ब दोनों लिखा हुआ है। बहुत सारी भाषा में इस तरीके से फ्रेमिंग अगर एक से 2 बार आप बनाएंगे तो सभी टेंस की पहचान आप याद कर सकते हैं, और उस टेंस में आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चार्ट है, आप देख सकते हैं, इस समय आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाँ जो हर टेंस का पहचान और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कंटीन्यूअस की अगर मैं बात करूंगा, प्रेजेंट में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि। पास्ट में ता था, थी, ते थे, और फ्यूचर इंडेफिनिट में गा, गी, गे। दूसरी चीज
ये है कि आप पहचान को लेके, क्योंकि जब तक पहचानेंगे आप नहीं तब तक कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहला हमारा काम होगा कि हिंदी के वाक्य के अंत में क्या इसमें से कुछ मिल रहा है। तो जो चीजें मिलेंगी आप उस टेंस के अकॉर्डिंग तब सोचने का काम आएगा कि हम अब ट्रांसलेशन कैसे करें। तो सबसे पहला तो जो आपका लक्ष्य रहेगा, मतलब फर्स्ट स्टेप ट्रांसलेशन का यही है कि सबसे पहले आपको वाक्य को पहचानना होगा कि वो किस टेंस का है। ठीक, तो कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट में रहा है, रही है, रहे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है। कंटीन्यूअस में कंटीन्यूअस वाला ही सेम रहता है परफेक्ट कंटीन्यूअस में, लेकिन कार्य के जारी होने का समय दिया रहता है कि वो कार्य कब से जारी हुआ है। ठीक है, बात आप करेंगे प्रेजेंट में जो इंडेफिनिट होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए डू और डज आता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब आपको ये तुरंत क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। हम भी समझ रहे हैं दो टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, उनमें जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। और कौन सा वो टेंस है? अगर मैं बात करूंगा प्रेजेंट या पास्ट, दोनों का जो इंडेफिनिट होता है, इन दोनों का इंडेफिनिट टेंस जो है इनके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो वो बात की बात है, पहले हम बेसिक्स थोड़ा स्ट्रांग करें, उसके बाद में तो और भी कई चीजें मिलती चली जाएंगी। सबसे पहले हम लोग को बेसिक क्लियर रहे तो हम स्ट्रांग जो होगा, मतलब उसमें जो और एक्सेप्शन वगैरह है उसको हम ऑटोमेटिक पढ़ते चले जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट देखेंगे तो ता, था, थी, थे, आदि सब, बड़ा, आ, बड़ी, ये सब आते हैं। इसमें डिड आता है, लेकिन वो भी निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव में आता है, सेंटेंस की बात है। ठीक, फ्यूचर में गा, ये आते हैं, और फ्यूचर में जो आपका निगेटिव, वो इसमें हेल्पिंग वर्ब है, वो विल और शैल आता है। अब हेल्पिंग वर्ब में किसके साथ क्या करेंगे, ये सब चीजें भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की चीजें इसमें आपको पता ही होगा। ऐसा नहीं कि कुछ आपको पता ही नहीं है, सिंगुलर के साथ कौन लगाएंगे, प्लूरल के साथ कौन सा लगाएंगे। ठीक है, ये ट्रांसलेशन के कुछ क्वेश्चंस करवाए गए वहां अभी बता दिया जाएगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमको ये याद हो जाए कि किस टेंस का है, उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब, ये तीन चीजें हमको क्लियर हो जाए। पहले कंटीन्यूअस में देखिए प्रेजेंट में इज एंड आर आता है, और पास्ट में वाज और वर आता है, फ्यूचर में विल भी शैल भी आता है। कंटीन्यूअस शब्द अगर जुड़ गया, कंटीन्यूअस मतलब आईएनजी फॉर्म आप ये जान लीजिए, चाहे वो प्रेजेंट की बात हो, चाहे वो पास्ट की बात हो या फिर फ्यूचर की बात हो, अगर कंटीन्यूअस जुड़ा इसका मतलब ये है कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म आईएनजी फॉर्म ही लगेगा। परफेक्ट में देखिए प्रेजेंट परफेक्ट हो गया या पास्ट परफेक्ट हो गया या फ्यूचर परफेक्ट। अब परफेक्ट मतलब ये है जिस भी टेंस की हम बात करेंगे उस टेंस में परफेक्ट जो है वो तीसरा पार्ट है। परफेक्ट कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट है। तो अब अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तभी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट परफेक्ट है तभी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फ्यूचर परफेक्ट है तभी मेन वर्ब की थर्ड ही फॉर्म आएगी। मतलब थर्ड फॉर्म जो है वो बनाया ही गया है परफेक्ट के लिए। एक चीज मुझसे छूट गया थोड़ा सा कि जो पास्ट होता है, यहाँ पे थोड़ा सा हमको बताना था, पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव है वहां पे सेकंड फॉर्म आता है, केवल अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म एक ही जगह केवल यूज ही होता है, वो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में यूज होता है। ठीक है, परफेक्ट में आपका क्या यूज होगा? परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हैज और हैव, पास्ट टेंस में हैड आता है, फ्यूचर टेंस में विल हैव और शैल हैव आएगा। कंटीन्यूअस होने का मतलब ये है, पर अगर आपको परफेक्ट पता है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में आईएनजी फॉर्म, कंटीन्यूअस लगने का मतलब ये हो गया कि जो मेन वर्ब होगी उसकी कौन सी फॉर्म हमेशा आएगी, मेन वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म ही आएगा। ठीक, और हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है? परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो कंटीन्यूअस से आईएनजी फॉर्म और परफेक्ट से जो परफेक्ट वाला हेल्पिंग वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब लगेगा, बस उसमें क्या ऐड हो जाता है? उसमें ऐड हो जाता है बीन, वी डबल ई एन, बीन ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से
सबसे पहला आपका लक्ष्य यही होना चाहिए, इंग्लिश के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, कुछ भी ना पढ़े हो उनके लिए भी है, पढ़े हो उनके लिए भी है। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ ना करिए, 2 से 3 दिन ट्रांसलेशन को दीजिए, टेंस का पोर्शन मजबूत करिए, सभी टेंस की पहचान याद करें, उसका हेल्पिंग वर्ब याद करें, फिर आगे आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर अभी बताएंगे, फिर उसके बाद में 2-4-5 एक्सरसाइज आप करेंगे, ऑटोमेटिक इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो पहला आपका लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम क्या करें, टेंस की पहचान याद करें और उसका हेल्पिंग वर्ब याद करें। फिर तब दूसरी बात आती है कि हाँ हम इस पे मल्टीपल प्रैक्टिस करें और फिर आसान कहानी होती चली जाएगी। रोज हुआ, पोएट्री हुआ, सप्लीमेंट्री हुआ, ये सभी जो भी पोर्शन है आपके आसान हो जाएंगे। दूसरी चीज मॉडल पेपर पैटर्न में भी हमने बताया कि अगर आपने ट्रांसलेशन सही से सीख लिया, कर लिया, तो लेटर जो आता है लिखने के लिए उसमें भी मदद करेगा, यस से कंपोजिशन जो आता है उसमें भी मदद करेगा। भाई आपका दूसरा लैंग्वेज है तो जाहिर सी बात है, अगर आपने ट्रांसलेशन पोर्शन अपना इस्तेमाल किया तो ऑटोमेटिक चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। इस तरीके से इंग्लिश में लग जाइए। ट्रांसलेशन पोर्शन को अभी आज हमने आपको ये बताया, पहचान और हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में जस्ट आगे मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि आपको थोड़ा समय दे दिया जाए, 1 से 2 दिन में आप इंग्लिश में सभी टेंस की पहचान और उसमें हेल्पिंग वर्ब और उसमें मेन वर्ब क्या आता है, कुछ भी कोई लड़का ना पढ़ा हो, आप बताई हुई चीजों पे अमल करिए। आप, मेरी ये गारंटी है कि 90% नंबर आप आराम से पहुंच जाएंगे। अगर आपको जो चीजें बताई जाए उसमें ईमानदारी से 1 से 1.5 महीने लग जाइए, आप 2 दिन में पहचान, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म ये याद कर लीजिए। फिर उसके बाद में सेंटेंस का स्ट्रक्चर 2-4 एक्सरसाइज करेंगे, ऑटोमेटिक आसान आपके लिए काम हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप अपने इंग्लिश पे 10th 12th वाले बच्चे लग जाए। समय कम बचा हुआ है, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए और चीजों को थोड़े दिन के लिए भूल जाइए, अपने समय के कीमत को समझिए। इस समय अपनी पढ़ाई को खुद को लगभग मिनिमम 8 से 10 घंटे आप जरूर पढ़ें। और भी कोई किसी का कोई भी क्वेरी हो आपके अंदर, अगर कोई क्वेश्चन हो, अगर आप चाहे ऑफलाइन टीचर से चाहे ऑनलाइन टीचर से कहीं से भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको लगता हो कि कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो आप नहीं पूछ पा रहे हैं, तो आप कमेंट में अपनी बात जरूर रखें। और जो भी आपके सगे संबंधी 4th 10th या 12th का बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हो, उन तक वीडियो को आप जरूर पहुंचाएं। और इसमें कमेंट, वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक्स भी करें और अपने सजेशन और जरूर कमेंट में पिन किया करें वीडियो देखने के बाद कि हाँ आप कुछ सजेस्ट करें कि और भी चीजें क्या की जा सकती है आपके लिए, जिससे जो आपका बोर्ड पेपर इस समय नजदीक आ रहा है उसमें आपको हेल्प मिल सके। सबसे बड़ी चीज यही है, अपने आप को समय दीजिए। अपने आप को समय ऐसा भी नहीं देना है कि हाँ बोर्ड एग्जाम का प्रेशर इतना अपने ऊपर हावी कर ले कि बोर्ड का एक डर बन जाए आपके अंदर, और जो आपने पूरे साल में मेहनत किया है वो भी आपको ना हासिल हुआ हो और आप परेशान होकर के काम करें। अपनों के कांटेक्ट में रहें, मेंटर के कांटेक्ट में रहें, प्रॉपर काउंसलिंग खुद से और किसी से जरूर कराते रहें, जो हर सब्जेक्ट को बराबर समय दें, सभी के इक्वल मार्क्स आएंगे, इसलिए सबको बेहतर ढंग से पढ़ें। हाँ जिसमें इंटरेस्ट हो उसको थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन क्यों, चूंकि चाहे 10th हो चाहे 12th हो, 10th में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 12th में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और सबकी जो मार्किंग होनी है वो सेम होना है। इसलिए आप सभी सब्जेक्ट पे अभी तक अगर आपने समय नहीं दिया है तो देना अभी भी शुरू कर दीजिए। 1 से 1.5 महीने का जो ये समय है ये बहुत मूल्यवान है आपके लिए। आपको बेस्ट ऑफ लक, तैयारी में लगे रहिए, जोरदार तैयारी कीजिए, पूरी तन्मयता के साथ, ईमानदारी के साथ अपने कार्य को जारी रखें।